So our topic is homeostasis. होम्योस्टेसिस का क्या मतलब होता है? हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में एक स्टेबिलिटी के साथ रखना, अंदर की कंडीशंस को मेंटेन करके रखना, जिससे कि हमारी बॉडी की सारी फंक्शन तरीके से हो रही हो. This is called the homeostasis. So it is the maintenance of the static or the constant condition in the internal environment of the body. बॉडी के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर कंडीशंस को कांस्टेंट रखना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस एंड कंडीशंस आउटसाइड द बॉडी. Homeostasis, the term, it was given by Walter Cannon. The cells, tissue, organ and organ system of the body are all interconnected. हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, जितने भी टिश्यू हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, then we have the reproductive system, respiratory system, all the systems and all the different parts of the body, they are interconnected and they are living in an environment which is shared together with each other, and they live together in a shared internal environment. So हमें पता है कि हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप कर रहा है, वही ब्लड हुआ जो पंप होकर ब्लड है वही आपका आर्टरीज और वेन्स के थ्रू, वेसल्स के थ्रू, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जा रहा है, वही आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा रहा है, वही आपका यूरिनरी सिस्टम में जा रहा है, वही आपका नर्वस सिस्टम में जा रहा है. नाउ द नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी का मास्टर है, पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है. So we know this, that all the different parts of the body, all the organ systems of the body, they are interconnected to each other. And we also know that कि जो blood है वो एक major component है हमारी body का. हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो हर टाइम चलती रहती है, और यही ब्लड न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है, वेस्ट रिमूव करता है, एंड अ लॉट ऑफ फंक्शंस आर देयर. So basically the blood, it forms the internal environment of the cell. सेल का जो internal environment है वो आपका blood बनाता है. That's why the blood, it is also termed as milieu anterior. So blood is also called as a milieu anterior because it is present inside the cell. So ये जो आपका blood है इसके अंदर changes आते हैं. अगर आपके कंडीशंस जो आउटसाइड द बॉडी है उसमें कोई चेंज होगा, सो ये जो हमारा ब्लड है इसके वॉल्यूम में, इसकी कॉम्पोजिशन में, इसकी कॉन्सेंट्रेशन में, पीएच में, टेम्परेचर में भी चेंजेस आएंगे. द milieu anterior term was given by Claude Bernard. This is regulated to normal physiological limits with respect to minor changes in the body. अगर हमारी बॉडी के अंदर माइनर चेंजेस भी आते हैं तो अब भी हमारा जो ब्लड है वो अपनी फिजियोलॉजिकल लिमिट्स को अंदर रहने की कोशिश करता है. ब्लड के अंदर देयर आर सो मेनी कंटेंट. हर एक पर्टिकुलर कंटेंट का एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन लेवल है, एक पर्टिकुलर उसकी रेंज है कि ये इतनी से इतनी रेंज के अंदर होना चाहिए. तो बॉडी में जब भी माइनर चेंजेस आते हैं तब हमारा ये जो मिलियो इंटीरियर ब्लड है ये अपने आप को रेगुलेट कर लेता है, अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, अपने आप को चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन विच आवर बॉडी वांट्स टू स्टे फिट, जिससे कि बॉडी के अंदर की फंक्शनिंग जो है वो नॉर्मल तरीके से चलती रहे. सो दिस इज रेगुलेटेड टू द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लिमिट विद रिस्पेक्ट टू माइनर चेंजेस इन द बॉडी. अ वैरायटी ऑफ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म which act to stabilize the internal environment are called homeostatic mechanisms. तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मैकेनिज्म्स ऐसे होते हैं जो कि बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबलाइज करवाने में हेल्प करते हैं, और उन फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स को हम बोलते हैं होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म. द एडजस्टमेंट ऑफ द फिजियोलॉजिकल सिस्टम, those are responsible for the preservation of homeostasis, are referred to as homeostatic regulation. तो बॉडी के अंदर जब भी फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स की कहानी आएगी कि बहुत सारे फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो बॉडी में स्टेबलाइजेशन करवा रहे हैं इंटरनल एनवायरनमेंट को, तब हम टर्म यूज कर रहे हैं होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म.
और जब हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स अपने आप के अंदर खुद के अंदर एक एडजस्टमेंट शो कर रहे हैं, इसका मतलब वो कुछ ऐसा मैकेनिज्म को ऑनसेट करवा रहे हैं किसी भी मैकेनिज्म का जिससे कि आपका होम्योस्टेसिस प्रिजर्व रहे. दिस इज कॉल्ड होम्योस्टैटिक रेगुलेशन. सो यू हैव टू रिमेंबर द टू terms. Homeostatic regulation is controlled by feedback system. अब हमारी बॉडी के अंदर फीडबैक सिस्टम्स होते हैं जो कि होम्योस्टैटिक रेगुलेशन मतलब हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स को एडजस्टमेंट करवाने में मदद करते हैं. इट यूजुअली इन्वॉल्व्स अ रिसेप्टर. इसमें एक रिसेप्टर होगा. ऑब्वियसली रिसेप्टर इज सेंसिटिव टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस. जो रिसेप्टर है उसका नाम ही रिसेप्टर है. इसका मतलब क्या है कि वो रिकॉग्नाइज करेगा, आइडेंटिफाई करेगा किसी भी स्टिमुलस के लिए जो भी स्टिमुलस आया है. एंड एन इफेक्टर. और फीडबैक सिस्टम के अंदर यू हैव अ रिसेप्टर एंड देन यू हैव अ इफेक्टर जिसकी एक्टिविटी अफेक्ट करेगी सेम स्टिमुलस के लिए. अब इस चीज को हम और क्लियरली समझते हैं. लेट अस सपोज कि दिस इज योर स्टमक. अगर ये आपकी इस तरीके से स्टमक है, मान लेते हैं बाय डिफॉल्ट कुछ भी ऐसा मैकेनिज्म हुआ कि आपकी स्टमक के अंदर एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया. द एसिड कंटेंट इन योर बॉडी इन योर स्टमक इट गेट्स इंक्रीज. तो जितने भी सेल्स इस वॉल पर आसपास प्रेजेंट होंगे, मतलब कि आपके गैस्ट्रिक एपिथेलियम में होंगे, गैस्ट्रिक म्यूकोसा में होंगे, ये डिटेक्ट कर लेंगे कि एसिडिटी का जो लेवल है वो बढ़ गया है. ठीक. सो रिसेप्टर्स ने क्या करा, इन्होंने डिटेक्शन करी. स्टिमुलस यहाँ पर क्या था, एसिड का बढ़ जाना इज अ स्टिमुलस. इफेक्टर में क्या हो गया कि यहाँ पर आपका ईसोफेगियल स्पिंक्टर है, दैट इज द लोअर ईसोफेगियल स्पिंक्टर. ये स्पिंक्टर कई बार खुल जाएगा और जो अंदर का एसिड कंटेंट है वो ऊपर की तरफ चल जाएगा, जिसको हम एसिड रिफ्लक्स के नाम से कॉमनली जानते हैं. दैट इज द GERD और द रिफ्लक्स ईसोफेगाइटिस कंडीशन. बीमारी लग गई, पैथोलॉजी हो गई. सो हुआ क्या, एक तो रिसेप्टर ने काम करा, एसिड बढ़ गया तो रिसेप्टर ने चेक करा जो कि सेंसिटिव था पर्टिकुलर स्टिमुलस, मतलब कि एसिड बढ़ रहा है, ये एक स्टिमुलस है. और इफेक्टर में क्या हुआ कि आपका जो ये LES है, लोअर ईसोफेगियल स्फिंक्टर, ये रिलैक्स कर गया, एसिड ऊपर की तरफ रिफ्लक्स कर गया. सम टाइम इट मे लीड टू वॉमिटिंग आल्सो, चेस्ट बर्न आल्सो. तो वो जो भी है वो हमारा मेडिसिन का डिफरेंट पार्ट है. सो बेसिकली ये एक तरीके का होम्योस्टैटिक रेगुलेशन हुई. होम्योस्टैटिक रेगुलेशन ये कैसे हुई कि एक रिसेप्टर था, वो सेंसिटिव था पर्टिकुलर स्टिमुलस के, और एक इफेक्टर था जो कि एक्टिविटी शो कर रहा है सेम स्टिमुलस के लिए. नाउ द फीडबैक सिस्टम, they are broadly controlled by two mechanisms. So there are two mechanisms जो कि इस feedback system को control करेंगे. Number one is the nervous and the second one is the endocrine. Nervous and endocrine. We all know nervous का मतलब होता है जब न्यूरॉन्स, नर्व्स और कोई मैसेज हमारे ब्रेन से आ रहा है या स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा है. And endocrine means the hormones. So the nervous system perform corrective management by directing rapid, short term and very specific response. नर्वस सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है, जो आपके मैसेज ब्रेन से आएगा, वो बहुत क्विक होगा, बहुत रैपिड होगा, बहुत जल्दी मैसेज आएगा. शॉर्ट टर्म, कम टाइम के अंदर एकदम से मैसेज आ जाएगा, और बहुत स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस के लिए होगा. ऐसे नहीं कि भाई नर्व्स ने जब मर्जी मैसेज भेज दिया. जब प्रॉपर स्टिमुलस आया उसी टाइम एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आया, रिसेप्टर एक्टिवेट हुए, न्यूरॉन्स की तरफ से मैसेज आ गया और वो एज ए इफेक्टर उसने काम करा. सो दैट इज अबाउट द नर्वस सिस्टम. नाउ द एंडोक्राइन सिस्टम, it releases the chemical messengers. It releases the chemical messengers, and these chemical messengers are called hormones that affect the tissues and organs throughout the body. अब ये hormones जो है ये specific नहीं है, ये आपकी पूरी की पूरी body throughout the body पर act करेंगे. The response may be slow to begin. ये response slow होगा, धीरे धीरे hormones के level बढ़ेंगे, but often persist for days or weeks. कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक, कुछ दिनों तक इफेक्ट रहेगा, क्योंकि हॉर्मोन्स आपकी बॉडी में रहेंगे. इंपल्स आएगी, चली जाएगी, नर्व्स डीपोलराइज होंगी, देन रीपोलराइज हो जाएंगी. लेकिन हॉर्मोन्स का ऐसा चक्कर नहीं है. हॉर्मोन्स एक बार ब्लड में आएंगे, देन दे विल स्टे देयर
until their lifespan. Every part of the body makes contribution for the survival of whole organism. एक इंसान के जीवन के लिए आपकी बॉडी का हर एक पार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन शो करता है. बाय डूइंग समथिंग, कुछ भी करता है वो ऐसा जिससे कि बॉडी की कॉम्पोजिशन, पीएच, टेम्परेचर ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो एक ऑप्टिमम लेवल पर रहे. सो बॉडी की कंपोजिशन, पीएच एंड टेम्परेचर जो है आपका इंटरनल एनवायरनमेंट का, वो एक ऑप्टिमम कंडीशन, एक ऑप्टिमम लेवल पर रहे, और ऐसे लेवल पर रहे कि आपके एंजाइम्स बॉडी के अंदर प्रॉपरली काम कर रहे हो. सो इस तरीके से बॉडी में एडजस्टमेंट होगी कि एंजाइम दे विल फंक्शन बेस्ट, न्यूट्रिएंट्स आपको अच्छे से मिल सके, और वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी में हार्मफुल लेवल से कम रखे जाएं, दे आर केप्ट बिलो द हार्मफुल लेवल्स. सो अगर ये तीन चीजें आपकी बॉडी में हो रही है, एंजाइम अच्छे से काम कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स आपके लिए प्रॉपरली अवेलेबल हैं, वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव हो रहे हैं या फिर हार्मफुल लेवल से कम है, टॉक्सिसिटी नहीं हो रही बॉडी के अंदर, इट मींस व्हाट, दैट यू आर लीडिंग अ हेल्दी लाइफ. तो एक हेल्दी सर्वाइवल के लिए, गुड सर्वाइवल के लिए दीज थ्री थिंग्स आर एसेंशियल, जो कि आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स कुछ भी ऐसा शो करके इन तीनों चीजों के लिए कंडीशंस बॉडी के अंदर ऐसी बना रहे हैं कि ये तीनों चीजें नॉर्मली हो सके. Both the nervous and the endocrine system are usually controlled by negative feedback mechanism. Now, you have to remember this point कि आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा, जो कि फीडबैक के अंदर काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में काम कर रहे हैं. दे आर कंट्रोल्ड बाय द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर कि होता क्या है. Negative feedback mechanism. It is a corrective mechanism involving an action that directly opposes a variation from the normal limit. अभी इस चीज को एग्जाम्पल से समझेंगे. मान लीजिए बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर राइज हो रहा है, बढ़ रहा है. सो व्हाट इज द स्टिमुलस? राइज इन द बीपी, इट इज द स्टिमुलस. तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करेगा? ये आपके बीपी को डाउन करवा रहा है, कम करवा रहा है. सो रिस्पॉन्स क्या आया? डिक्रीज होने वाला रिस्पॉन्स आया. So rise in BP is a stimulus, decrease in BP is the response. So here what is happening? The initial stimulus produces a response that depresses the stimulus. इसका मतलब जो stimulus है जो बढ़ रहा था, अब उसको डिप्रेस कर दिया है, उसको डाउन करवा दिया है. सो इस तरीके के मैकेनिज्म को, जिसमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स ऑपोजिट आते हैं, अगर स्टिमुलस बढ़ रहा है तो रिस्पॉन्स उस स्टिमुलस को कम कर देगा, अगर स्टिमुलस घट रहा है, कम हो रहा है, तो जो रिस्पॉन्स है वो स्टिमुलस को बढ़ा देगा. सो दैट काइंड ऑफ मैकेनिज्म इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. So this is about the desmosomes. Sorry, this is about the homeostasis, in which we are studying the negative feedback mechanism. That is, the stimulus and the response, they are opposite to each other. Now the next heading is desmosomes. Desmosomes क्या होते हैं? ये एक जंक्शनल कॉम्प्लेक्स है. Now what do you mean by junction complex? जंक्शन का मतलब दो स्टेशंस है, दो स्टेशंस के बीच वाला एरिया इज अ जंक्शन. ये एक जंक्शन है. सो इसी तरीके से दो सेल्स के बीच का एक जंक्शन बनाता है डेस्मोसोम. सो डेस्मोसोम, दीज आर द जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस, दो चीजों को जोड़ रहा है. दैट्स व्हाट इज आल्सो कॉल्ड एडहेरेंस जंक्शन. आल्सो कॉल्ड एडहेरेंस जंक्शन. Here, two membranes are separated by 15 to 20 nanometer space. So आपको इस डायग्राम के अंदर एक स्पेस नजर आ रहा है, and this space is the 15 to 20 nanometer space. दो सेल मेम्ब्रेन्स, ये एक और ये दो, दोनों सेल मेम्ब्रेन्स इतने डिस्टेंस से दूरी पे हैं. There is dense accumulation of protein on both the surface of membrane with fibers. अब दोनों की दोनों membranes पर आपको येलो कलर का ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है. This is the dense accumulation of the protein. So this is the dense accumulation of the protein on both the surfaces of the membrane. दोनों surfaces के जो जो proteins हैं, इनके अंदर से फाइबर एक्सटेंड हो रहे हैं. सो दिस ब्लू कलर लाइंस, these are the fibers which are getting extended
और कहाँ हो रहे हैं? फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक सरफेस ऑफ ईच मेम्ब्रेन। सो आपको दिख रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये बाहर की तरफ इस तरीके से नहीं आ रहे, ये इस तरीके से नहीं आ रहे, ये अंदर की साइड है, मतलब ये आपके साइटोप्लाज्म की साइड पर है। So these extensions, these are extending from the cytoplasmic surface of each membrane into the cell. Now, होगा क्या इससे? This hold adjacent cell firmly together. अब ये जो है आपके डेस्मोसोम्स, ये आपके दो साथ रहने वाले सेल्स को जोड़कर रखते हैं, पास पास रखते हैं, firmly together रखते हैं इन द एरियाज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेचिंग, जैसे कि स्किन। हम कभी भी स्ट्रेच करते हैं तो हमारी स्किन अलग अलग नहीं हो जाती, ऐसा नहीं होता कि आधी स्किन दूसरी तरफ चली गई, आधी इधर चली गई, हमें अंदर से बोन्स नजर आने लगी। नो, व्हाई? क्योंकि जितने भी आपके स्किन के सेल्स हैं उनके अंदर डेस्मोसोमल जंक्शंस पाए जाएंगे, जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस पाए जाएंगे, जिनको एडेरेंस जंक्शन भी बोलते हैं। सो यू कैन सी द डायग्राम ऑल्सो। This is the cell membrane of one cell of the another cell. Two adjacent cells are there in the diagram. This yellow color structure is a dense accumulation of protein from which the blue color fibers, they are extending from the cytoplasmic surface of the each membrane into the cell. Then there's a lumen, and this is the blood. And this is a junction between two cells, and this junction is the adherence junction, or you can say desmosomes. So in the next class, we will do endocytosis and diffusion.